Hi guys, good afternoon. Myself Anand Misra. Today I am going to teach you the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. So before studying this chapter, we will study the map of the Europe of that time. उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी जिस समय के यूरोप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस यूरोप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूरोप ऐसा यूरोप नहीं था. दैट वाज नॉट टुडेज यूरोप. इफ यू विल बी सी द मैप ऑफ द टुडेज यूरोप, यू कांट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर, you will be imagine a Europe. As you know that this is a hypothetical story. ये hypothetical story दिया गया है इसमें एक, और उसमें दिया गया है एट दैट टाइम यूरोप वॉज डिवाइडेड इनटू द सेवरल स्मॉल पार्ट्स. छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था यूरोप, और ईच एंड एवरी पार्ट्स वांट टू बिकम ए नेशन स्टेट. वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे और अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट कायम रखना चाहते थे. ऐसी स्थिति में दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर. द एटमॉस्फियर ऑफ दैट टाइम वाज नॉट अ गुड. वेरी बैड एटमॉस्फियर इन द यूरोप एट दैट टाइम. उस समय बहुत ही खराब वातावरण था यूरोप का. ऐसे में फेडरिक सोरियो एक चित्रकार था. फेडरिक सोरियो, फ्रेंच फेडरिक सोरियो 1848 में, ये जो है 1848 में फेडरिक सोरियो जो है एक चित्रकार था. वो 1848 में एक इमेजिनेशन किया. ही हैज इमेजिन अबाउट द वर्ल्ड. उसने वर्ल्ड के बारे में एक इमेजिन किया. और क्या इमेजिन किया? द रेस्ट ऑफ द स्टेट हु वाज फाइटिंग विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से आपस में लड़ रहे थे. यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो आपस में लड़ रहे थे, वो इटली, ये कैसे नेशन स्टेट बने, इसके लिए उसने एक कल्पना किया. और कल्पना करके एक चित्र बनाया. और वो चित्र जो है एक बुक की फ्रंट पेज पे, जिसको जिल्द कहते हैं आप, उस जिल्द को देख करके इसको समझाने की कोशिश किया गया है. तो दिस पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट फेडरिक सोरियो. फेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है. और इस पेंटिंग में दिखाया क्या गया है? द पीपल्स ऑफ द डिफरेंट नेशंस, अलग अलग राष्ट्रों के लोग, दे आर मूविंग towards the Statue of Liberty. Why they are moving towards the Statue of Liberty? Because they have destroyed the symbols of the absolutist. जो वहाँ पे राजशाही थी, जो वहाँ पे निरंकुश तंत्र था, और जो वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्ची थी, उस एब्सोल्यूट मोनार्ची को ख़त्म करके दे हैव गॉट द इंडिपेंडेंस. वो इंडिपेंडेंस पा गए. एंड दे हैव बिकम द नेशन ऑफ स्टेट. वो नेशन स्टेट बन गए. एंड फॉर शोइंग देयर हैप्पीनेस दे आर मूविंग टुवर्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. अपने हैप्पीनेस को शो करने के लिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं. एंड इन दिस crowd you will be seeing the men, women, children, all are, and for showing their identity of the nation they are taking the flag in their hands. अपने हाथों में वो अपना एक प्रतीक चिन्ह लिए हुए हैं. अगर आप लाइन में देखेंगे तो द यूएसए इज द फर्स्ट इन द क्यू. यूएसए जो है लाइन में पहली जगह पे, नंबर पे है. लाइन में पहले नंबर पे यूएसए है, और दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, इस तरह से आप देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट सेकंड नंबर पे, स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पे, फ्रांस, और फोर्थ नंबर पे जर्मनी, जो कि अभी अभी पहुंचा हुआ है. एंड व्हाट अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज स्टैंडिंग. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज स्टैंडिंग बाई स्टैंडिंग देयर हैंड इन दिस वे. एक हाथ में उन्होंने क्या लिया? इनलाइटमेंट. और दूसरे हाथ में क्या लिया है उसने? चार्टर, मैग्ना कार्टा, आदमियों के अधिकारों का पत्र, ठीक है, उसको लिया हुआ है. और वो जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने कि आई हैव ओन, मैं जीत गया हूँ
अब मैं सारे एब्सोल्यूटिस्ट को नष्ट कर दिया हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने चाहिए। बाय दिस वे दे हैव बिकम द नेशन स्टेट, बाय दिस वे दे बिकम द नेशन स्टेट। दिस टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल थिंकिंग थिंक द फ्रेडरिक सोरियो, ऐसा कुछ सोचा फ्रेडरिक सोरियो ने, और उसकी इसी सोच ने व्हाट इज थिंक दैट ही थिंकिंग दैट द gods and the angels are in the heavens and they are throwing the flowers, they are also happy, वो भी हैप्पी हैं। क्यों? एब्सोल्यूटिस्ट जो थे वो इतनी क्रूरता का व्यवहार करते थे लोगों से, नागरिकों से इतनी क्रूरता का व्यवहार करते थे कि उससे वो त्रस्त थे। जब लोगों ने आज़ादी पाई तो वो भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये चीज़ इसमें दिया गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो अराइज होता है कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, तो फ्रेडरिक सोरियो वाज आर्टिस्ट, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री फ्रेडरिक सोरियो वाज बिलोंगिंग, तो फ्रेडरिक सोरियो वाज बिलोंगिंग फ्रॉम द फ्रांस। अब उस रो से बोलता है कि इन क्यू में फर्स्ट नंबर पे कौन था, अब फर्स्ट नंबर पे था यूएस, दूसरे नंबर पे था स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर था फ्रांस, और फोर्थ पे था जर्मनी, जो कि अभी अभी पहुंचा हुआ है। तो बाय दिस वे यू नो दैट now the French Revolution and the idea of the nation. What happened in the French Revolution? French Revolution, you know that in the first revolution of the world, French Revolution is the first revolution of the world who gave something to the world. क्या दिया उसने? उसने ये दिया कि from the absolute monarchy, the people, ये monarchy, they are going towards monarchy to democracy, ये दिया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और ये 1789 में वो फ्रेंच रेवोल्यूशन गया। इसमें आप सब जानते हैं कि लुई 16 वाज द किंग, लुई 16 किंग था, और उसने क्या किया, ही हैज इम्पोज द टैक्सेस। The society was divided into three parts: clergy, nobility, and the third state. Only third state were the pay of the taxes. तो third state was tired, third state tired था, और one time हम expenditure of the Louis 16 was a very big, जब बहुत ज़्यादा उसका expenditure था तब he want to impose the taxes, तो उसने इम्पोज किया, टैक्स इम्पोज किया। स्टेट जनरल की मीटिंग किया, और स्टेट जनरल वहाँ की पॉलिटिकल बॉडी थी, उसकी मीटिंग किया, और उस मीटिंग में क्लर्जी ने एक वोट कर दिया और नोबल्टी ने एक वोट कर दिया, और थर्ड स्टेट को उसने मौका नहीं दिया। थर्ड स्टेट चाहता था कि जितने लोग आए हैं सब लोग वोट करें, लेकिन थर्ड स्टेट को ऐसा नहीं दिया। तो थर्ड जब वो 2 वोट पा गया तो ही हैज इम्पोज द टैक्सेस एंड डिसमिस द स्टेट जनरल, और स्टेट जनरल को जस्टिस कर दिया। तो एट द सेम टाइम द रेवोल्यूशनरीज ऑफ द फ्रांस टेकन द ओथ, उन लोगों ने ओथ लिया कि जब तक ये स्टेट जनरल खत्म नहीं हो जाती है और इसकी जगह पे कोई ऐसी पॉलिटिकल बॉडी नहीं आ जाती है जो डेमोक्रेसी की तरह सबको बराबर राइट दे, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। और ऐसी कंडीशन में दे हैव मेड द न्यू पॉलिटिकल बॉडी दैट्स नेम वाज द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बनाया उन लोगों ने, और नेशनल असेंबली में एक जो स्लोगन दिया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा वो था लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी। लिबर्टी माने क्या? स्वतंत्रता, आज़ादी। इक्वलिटी माने सबकी बराबरी। फर्टेनिटी माने भाईचारा। मतलब ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द फ्रांस, either they are belonging from the clergy, nobility or the third state, they all are equal. There are no discrimination on the basis of gender, caste and religion according to that. ठीक, तो इस तरह से इन लोगों ने किया यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक क्या मिली? प्रेरणा मिली। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में बाद में जब सत्ता आती है नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि फ्रांस की स्थिति बहुत ख़राब है। तो जब फ्रांस की स्थिति बहुत ख़राब थी तो उसने 1804 में ये एक सिविल कोड 1804 इशू किया उसने। इसको सिविल कोड कहते हैं, इसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। इसे रिफॉर्म ऑफ द नेपोलियन भी कहते हैं, कई नामों से ये जाना जाता है।
तो इस सिविल कोड में उसने जो जो कमियां थी फ्रांस में, उस कमियों को दूर करने की कोशिश किया। पहले द प्रिविलेजेस दैट आर बेस्ड ऑन द बर्थ, उसने उन प्रिविलेजेस को खत्म किया जो बर्थ के आधार पे थे, उसको खत्म किया। और उस प्रिविलेजेस के बाद उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने के बाद स्लेवरी को खत्म कर दिया। स्लेवरी खत्म करने के बाद इस तरह से जितनी भी चीज़ें थी बिफोर द राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया। और ये डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म को खत्म किया। तो ये सारे सुधार नेपोलियन किया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड क्या था, या व्हाट वाज द रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था। ऐसी कंडीशन में व्हेन वी बिकम द रूलर, द एडमिनिस्ट्रेटर, द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस, जब वो फ्रांस का डिक्टेटर बना तो लोगों को ईर्ष्या होने लगी। और जब ईर्ष्या होने लगी तब लोगों के अंदर में क्या हुआ कि इसको खत्म करने की कोशिश करने लगे लोग। ठीक है, नाउ द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप मीन्स ऑल द स्टेट्स, all the territories, all the countries are mentioned here, who was present at that time, what were their language, what were their culture, how they are related with each other, which type of culture they are spreading out in the society, how they are related to each other, कैसे किस कैसे वो आपस में बंधे हुए थे, what was their relations, their relation was good और their relation was bad, कैसे करते थे। तो इसमें आता है एक नया क्लास उभर करके आता है। Already I have told you the French society was divided into the three part, that was the clergy, nobility and the third state। जो थर्ड स्टेट था वो थर्ड स्टेट जो है, थर्ड स्टेट was divided into two sect, दो सेक्ट में था थर्ड स्टेट। पहला थर्ड स्टेट में ये था थर्ड स्टेट दो पार्ट में था। एक में था रिच फार्मर, रिच फार्मर, ठीक है, बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, लायर, ये थे। और दूसरे में पुअर पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे और आर्टिसियंस थे, आर्टिसियंस थे। ये उस कंडीशन में थे। तो इसमें जो थर्ड स्टेट था, देखिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, क्लर्जी एंड नोबल्टी वर द फ्री फ्रॉम द टैक्सेस, ओनली द थर्ड स्टेट आर द पेइंग द टैक्सेस। तो ये तो पुअर थी, ये टैक्स पे करने के काबिल नहीं थे। यही जो रिच फार्मर थे, बिग बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कहने का मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग था, यही पढ़ा लिखा वर्ग टैक्स पे करता था। ऑल्दो दे आर वेरी लेस इन द नंबर, संख्या में बहुत कम थी, लेकिन दे वर वेरी यूनाइट, वो बहुत यूनाइट थे। और बहुत यूनाइट होने के साथ साथ वो जो है दे वर इंटरेक्टिव विद एनी रिलेशंस, किसी ना किसी रिलेशन से इंटरेक्टिव रहते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, मैरिज रिलेशन या और कोई रिलेशन से जुड़े थे, यूनिटी उनमें बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे राजा था, किस लिए नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि उनके पास संख्या बल कम था। संख्या कहाँ ज़्यादा थी, संख्या ज़्यादा थी इसमें, नियरली 80%, 80 to 90% people of the France were belonging from the third state, but लगभग सबसे ज़्यादा 70% के आसपास तो थर्ड स्टेट में पुअर थे और 10% के आसपास ये थे। तो इनको क्या ज़रूरत थी, इनको ज़रूरत थी संख्या की। तो इन्होंने क्या किया, इनको मोटिवेट किया और उनको मोटिवेट करके एक आइडियोलॉजी डेवलप की और उस आइडियोलॉजी का नाम है लिबरलिज्म। ठीक है, तो लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म इज डेरिवेटिव फ्रॉम द लीवर वर्ड, लीवर वर्ड से निकला हुआ, लैटिन वर्ड लीवर से निकला है और लीवर का मतलब होता है फ्रीशिप, मीन्स दे वांट टू द फ्रीशिप। विच टाइप ऑफ फ्रीशिप, विच टाइप ऑफ फ्रीशिप दे वांट, किस तरह की, दे वांट टू द सोशल फ्रीशिप, पॉलिटिकल फ्रीशिप एंड इकोनॉमिक फ्रीशिप।
सोशल प्रिसिप माने जो छुआछूत, भेदभाव, क्लर्जी, नोबल्टी और थर्ड स्टेट में था, इसको खत्म करना चाहते थे। दे वांट टू रिमूव दिस। पॉलिटिकली दे वांट टू राइट टू वोट एंड दे आल्सो वांट टू बिकम द रूलर, दे आल्सो वांट टू बिकम द मिनिस्टर्स, वो बनना चाहते थे। और इकोनॉमिकली दे वांट टू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शंस दैट वर imposed by the state to the traders, जो राज्य के द्वारा ट्रेडर्स के ऊपर लगाया गया था उसको इम्पोज करना चाहते थे। अब इसको ये तीनों ये चेंजिंग चाहते थे, ये चेंजिंग हो। इसी के अगेंस्ट में एक नई आइडियोलॉजी डेवलप्ड हुई और उस आइडियोलॉजी का नाम है कंजर्वेटिज्म। ये न्यू कंजर्वेटिज्म, ये इसके अब वो चाहता था, लिबरलिज्म चाहता था चेंजिंग चाहता था, सोशल चेंजिंग, इकोनॉमिक चेंजिंग, पॉलिटिकल चेंजिंग। और कंजर्वेटिज्म क्या चाहता था? कंजर्वेटिज्म आल्सो वांट टू चेंजिंग बट द मोशन ऑफ द चेंजिंग विल बी वेरी स्लो। जो चेंजिंग का मोशन होगा वो बहुत धीरे होगा और वो धीरे धीरे होगा और उसमें कोई राजा ये नहीं चाहता कि जब तक वो राजा है तब तक उसके राज्य पे कोई और मालिक बने, इसलिए वो चाहते थे कि ये धीरे धीरे हो। मतलब वो चीज़ें विरोध करते थे किसका? लिबरलिज्म का। तो दो आइडियोलॉजी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई। कौन अगेंस्ट हो गई? ये मिडिल क्लास और कंजर्वेटिव एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। ये पुराने राजा महाराजा जो पुराने ख्याल के थे ये अगेंस्ट हो गए। ऐसे में नेपोलियन लगातार एक्सपेंशन कर रहा था, एक अच्छी सेना लेकर के पूरा एक्सपेंशन फ्रांस का कर रहा था। ऐसे में कंजर्वेटिव्स ने क्या किया? दे हैव टू यूनाइट, उन्होंने यूनाइट हुआ यूरोपियन पावर को, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, BRPA, इसको शॉर्ट में याद करिए, BRPA, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया। इन लोगों ने वियना में एक मीटिंग की जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना इन द 1815, इन द ईयर ऑफ 1815 वियना में एक मीटिंग किया, कांग्रेस का ये मीटिंग की और उसमें कौन कौन थे? ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और उधर से नेपोलियन था। और नेपोलियन के प्रसार को, एक्सपेंशन को रोकने के लिए इन चारों ने मिल करके नेपोलियन को उस मीटिंग के बहाने, उस ट्रीटी के बहाने, संधि के बहाने उससे वार किया। कौन सा वार किया? वाटरलू का वार किया 1815 में और नेपोलियन को पकड़ लिया गया 1804 में। इस तरह नेपोलियन का पूरा वो खत्म हो गया। और जब नेपोलियन का खत्म हो गया तो अब रेवोल्यूशनरी जो लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म जो है उसने क्या शुरू कर दिया? रेवोल्यूशनरी शुरू किया, क्रांतिकारी पैदा होना शुरू हो गए। इनमें से पहला क्रांतिकारी जो था इटली का जोसेफ मैजनी था, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन द जेनेवा इन द 1807। रेवोल्यूशनरीज में जोसेफ मैजनी वाज बॉर्न इन द जेनेवा इन द 1805 में वो जेनेवा में पैदा हुआ, ठीक है। ही बिकम द मेंबर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। शुरू में वो कार्बोनरी का मेंबर बना, बट फॉर द फ्यू वर्ड, अपने कुछ शब्दों के वजह से ही वॉज वेरी एक्साइटेड पर्सन, 24 ईयर ओल्ड, 24 साल का बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था। उसने कुछ उस कार्बोनरी जिसका वो मेंबर था उसके अगेंस्ट कुछ बोल दिया और उसके अगेंस्ट जब वो कुछ बोल दिया तो उसको कार्बोनरी से निकाल दिया गया और वो कहाँ चला गया? लिगोरिया चला गया। एंड ही हैज फाउंडेड द 2 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, यंग इटली एंड यंग यूरोप, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स। और यहाँ पे जोसेफ मैजनी ने उसके अगेंस्ट में लिखा है, जो ड्यूक मैटर्निक ने लिखा है कि मैटर्निक डिस्क्राइब्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारा जो सोशल ऑर्डर है इसके लिए ये व्यक्ति खतरनाक होगा। तो इसमें क्रांतिकारियों में सबसे पहले ये निकला। नाउ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, द एज ऑफ रेवोल्यूशन में फ्रॉम द 1830 टू 1848, यहाँ पे जो रेवोल्यूशन होता है वो रेवोल्यूशन एक है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ये 1821 में स्टार्ट होता है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एटीन 1821 में शुरू होता है और इसमें क्या होता है कि ग्रीक वॉज अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक बड़ी सी एरिया थी, उसके अंडर में ग्रीक था। और इसके पहले 1821 के पहले वो कई बार कोशिश कर चुका था कि उस ऑटोमन एम्पायर से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, नेशन स्टेट बन जाए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ था। इस बार जब उसने प्रयास किया तो इस बार ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने उसका सपोर्ट किया। पूरी दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं था जो इसमें जो है भाग ना लिया हो, सब ने भाग लिया। और लास्टली जो है ऑटोमन एम्पायर को 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए इसको आज़ाद करना पड़ा। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए ये आज़ाद हुआ। अब एक तीसरी आइडियोलॉजी बन करके सामने आती है, वो है रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है? दिस वाज ए कल्चरल मूवमेंट। ये क्या था? ये कल्चरल मूवमेंट था। इसमें क्या था? लिबरलिज्म वांट टू चेंज, लिबरलिज्म चेंज चाहता था, ये भी चेंज चाहता था, लेकिन ये चाहता था वैचारिक चेंज, मेंटल चेंज। ये पोएम से, थॉट से, सॉन्ग से, पैट्रियोटिक सॉन्ग से, इन सब जरिए से ये चेंज चाहता था। दे ऑलवेज डिनाई द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। वो साइंस और मैथमेटिक्स का ग्लोरिफिकेशन की निंदा करता था। ये कहता था कि लोगों के हृदय को परिवर्तित करके सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात जो एब्सोल्यूट मोनार्ची है उसको डेमोक्रेसी में कन्वर्टेड किया जा सकता है। ये आपका रोमांटिक इमेजिनेशन था। अब रोमांटिक इमेजिनेशन के बाद जो है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट आती है। तो ये तो होना ही था, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो पॉपुलेशन ऑफ द यूरोप हैव बीन इंक्रीज रैपिडली, और जो पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज द रैपिडली, तो हंगर विल बी डिसअपियर, हंगर भी डिसअपियर होगा। और क्या होगा? रिवोल्ट भी होगा, खाने के लिए लोग परेशान होंगे तो रिवोल्ट भी होगा। ऐसे में जो है वहां पे रिवोल्ट भी हुई। तो ये रिवोल्ट ऑफ द इसमें नेशनल रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में पहली रेवोल्यूशन जो हुई वो रेवोल्यूशन हुई फ्रांस में। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई। फ्रांस में जो किंग बनाया गया था वो किंग को हटा करके उसकी जगह पे दूसरे किंग को ला करके बैठा दिए। तो पहली रिवोल्यूशन फ्रांस में हुई। और वहीं पे ड्यूक मैटरनिक कहता है कि व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ऐसी ही स्थिति में यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की शुरुआत होती है सेंट पॉल चर्च में। सेंट पॉल चर्च में जर्मनी में जब फ्रांस की घटना को देख करके जर्मनी ने रिवोल्ट शुरू किया, तो जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट में, एक शहर का नाम है, सेंट पॉल चर्च में एक पार्लियामेंट बुलाई। और उस पार्लियामेंट में कैसे मेंबर थे? इलेक्टेड मेंबर्स थे, सारे इलेक्टेड मेंबर्स थे। लेकिन उसमें थर्ड स्टेट के सब, लगभग मिडिल क्लास के सब थे। लेकिन मिडिल क्लास के जो अच्छे लोग थे, दे हैव अचीव्ड द बिग पोस्ट, बड़ी बड़ी पोस्ट वो होल्ड कर लिए थे। वुमेन्स, वर्कर्स और ये ओल्ड पर्सन्स, इनको जगह नहीं मिली हुई थी। दैट्स वाई दे डिनाई फ्रॉम दैट, उसको उसमें से डिनाई करने लगे। और इधर जो कंजर्वेटिव्स थे ये परेशान हो गए, क्योंकि जर्मनी जो है जब ये कैसर विलियम फोर्थ को पहनाने लगे, क्राउन पहनाने लगे, तो भागा वहाँ से। कैसर विलियम फोर्थ भाग करके कंजर्वेटिव से मिल करके वो इसको सरप्रेस करने की कोशिश किया और इसको सरप्रेस कर दिया। मीन्स द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज नॉट सक्सेस। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेस तो नहीं हुई, लेकिन एट द सेम टाइम, सेम उसी समय ऑटो वन बिस्मार्क हुआ द चांसलर ऑफ द ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले लिया और 7 ईयर का वार किया। 7 ईयर का वार किया और 7 ईयर का वार करने के बाद उसने जो है पर्शियन आर्मी ब्यूरोक्रेसी, द वार ऑफ द 7 ईयर विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, 3 को हराया। और तीनों को हराने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया। और इस तरह 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो गई। और जर्मनी के यूनिफाइड होने के बाद उसने विलियम फर्स्ट को प्रशिया का किंग घोषित कर दिया और खुद मिनिस्टर्स बना रहा। इस तरह से अब आती है बारी इटली की यूनिफिकेशन। इटली यूनिफिकेशन कैसे हुआ?
इटली यूनिफिकेशन के लिए इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट एट दैट टाइम, 7 भागों में बटा हुआ था। एमंग द 7 पार्ट द सार्डिनिया पीटमेंट वाज द मेन, सार्डिनिया पीटमेंट जो है वो मेन था, और वहाँ का राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड, और उसका जो चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था कैवर, और उसका जो सेनापति था उसका नाम था गैरीबाल्डी। जोसेफ मैजनी पहुंचता है और विक्टर इमैनुअल सेकंड से कहता है कि आई वांट टू यूनिफाई द इटली, मैं यूनिफाई करना चाहता हूं इटली को। तो कहता है विक्टर इमैनुअल सेकंड, आई एम नथिंग, आई एम वेरी ओल्ड, आई एम नॉट ए वेपन्स, कुछ नहीं हमारे पास, कैसे कर सकता? उसने कहा कि आई हैव नीडेड ओनली 2 पर्सन्स ऑफ योर स्टेट, योर कैवर एंड द गैरीबाल्डी। तो वो कैवर को चूज करता है। ऑल्दो कैवर वाज द बॉर्न इन द इटली बट ही नो द फ्रेंच लैंग्वेज, ही नो द फ्रेंच लैंग्वेज बेटर देन द इटालियन लैंग्वेज। इसलिए उसने क्या किया, कैवर को कहाँ भेज दिया? फ्रांस भेज दिया, टू इस्टेब्लिश ए डिप्लोमेटिक रिलेशन। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गया इटली और फ्रांस के बीच में, और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन ये था कि जब इटली को जरूरत पड़ेगी तो फ्रांस की सेनाएं मदद करेंगी, और फ्रांस को जरूरत पड़ेगी तो इटली की सेनाएं मदद करेंगी। इस तरह से जोसेफ मैजनी के प्रयास से गैरीबाल्डी, कैवर, विक्टर इमैनुअल सेकंड, जोसेफ मैजनी और फ्रांस की सेनाएं और प्लस सार्डिनिया पीटमेंट की सेनाएं इटली को यूनिफाई करने के लिए निकल गई। और इटली वहाँ पे सार्डिनिया पीटमेंट और पूरी इटली में गैरीबाल्डी जो वहाँ का मुख्य सेनापति था उसका इतना आदर सम्मान था कि शुरू में 2 सिसेलियन स्टेट्स ने उसका अपोज किया, और 2 सिसेलियन स्टेट के बाद सारे लोग उसके आगे नतमस्तक हो गए। जो जहाँ भी खड़ा था, किसान से लेकर के जमींदार तक, सब लोगों ने उसके सामने नतमस्तक कर दिया, और लास्टली जा कर के ये भी बिना किसी बड़ी झगड़ा लड़ाई के ये भी सब यूनिफाइड हो गए। तो although the people of the Italy they don't know the name of their king and queen Natalia, उनके नाम भी नहीं जानते थे, बट बाई सीइंग द गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी को देख करके उसके साथ आ गए सब लोग। इस तरह से ये इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की अलग दास्ता थी। ब्रिटेन की अलग दास्ता ये थी कि इन द ईयर ऑफ 1707 ब्रिटेन हैज मेक द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पूरी एक यूनिटी हो गई। उसमें से 2 प्रांत अलग हो गए, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यद्यपि एक ही रिलीजन था वहाँ पे क्रिश्चियनिटी, बट क्रिश्चियनिटी बट डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्ट्स, 2 भागों में बटी हुई थी, एक कैथोलिक थे, एक प्रोटेस्टेंट थे। तो जब वो स्कॉटलैंड को एनेक्सर करने की कोशिश किया तो वहाँ पे उसने फूट डालने की कोशिश की कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उसकी वजह से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है, प्रोटेस्टेंट को मार के भगाओ, अर्थात उनको आयरलैंड भेजो। तो ऐसा करने में स्कॉटलैंड हिचकिचा रहा था, तो उसने कहा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। और मदद किया तो सारे प्रोटेस्टेंट को खदेड़ करके कर दिया आयरलैंड में, और फिर वहीं जा करके और कहा कि जब आप जीत जाएंगे तो यू विल बी गेट द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह स्कॉटलैंड मिल गया, और वही काम जा करके ग्रेट वहाँ पे किया आयरलैंड में। आयरलैंड से कैथोलिक को खदेड़ दिया, और उसको भी शर्त रख दी कि आप जो है अगर जीत जाते हैं तो आप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता ले लेंगे, तो वो भी ले लिया। तो इस तरह से स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये दोनों जो है उसमें शामिल हो गए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, और उसका भी यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ वो थर्ड चीज जो बचती है वो बचती है विजुअलाइजिंग नेशन। विजुअलाइजिंग नेशन में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जस्ट लाइक द जर्मनी, फ्रांस, दे हैव चेंज देयर आइकन्स एंड सिंबल्स, दैट वाज द अर्लियर ड्यूरिंग द एब्सोल्यूट मोनार्क। जब एब्सोल्यूट मोनार्क के समय में थे तो उन्होंने अपने आइकन्स और सिंगल बदल दिए, जैसे जर्मनी में जर्मेनिया हो गई, फ्रांस में बदल दी गई, एलोगोरी को जो है बदल दिया। एलोगोरी कैसी रखा, एलोगोरी फीमेल एलोगोरी को रखा और बदल दिया, पूरा अपना आइकन सिंबल सब बदल दिया। नाउ नेशनलिज्म एंड द इंपीरियलिज्म, यू हैव रीड डाउन, अभी तक आपने जितना देखा ये नेशनलिज्म था। इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है इफ एनी स्टेट वांट टू एक्सटेंड देयर बाउंड्री लीगली और इलीगली, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंपीरियलिज्म। अगर कोई देश, कोई प्रदेश अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है लीगली या इलीगली तरीके से, तो इसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। और अभी हमने देखा कि उधर
ब्रिटेन नेशन स्टेट बन गया, इटली नेशन स्टेट बन गया, फ्रांस नेशन स्टेट बन गया, जर्मनी नेशन स्टेट बन गया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, ये सारे एकदम नेशन स्टेट बन गए और सबकी निगाह बनी हुई थी। एक प्लेस बचा हुआ था वहां पे और वो क्या था, ऑटोमन एम्पायर या जिसको क्या कहते हैं, बाल्कन। सब लोगों की निगाहें इसी बाल्कन पे लगी हुई थी। अब सब लोग बाल्कन के हिस्से को कब्जा करना चाहते थे, तो चारों तरफ से सारे लोगों ने इस पे चढ़ाई करनी शुरू की। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, सब लोगों ने। और उसी का कारण क्या हुआ कि लास्टली जाके सबकी सेनाएं एक जगह पे टकरा गई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को बंदी बना लिया गया 1914 में, 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार को बंदी बना लिया गया और क्या हो गया, 1914 में वर्ल्ड वार हो गया। और ये जितनी सेनाएं, जितनी कंट्रीज लगी हुई हैं, दे हैव डिवाइडेड इनटू द टू सेक्टर, दो भागों में बढ़ गई। कुछ जो है एक के साथ हो गई और कुछ दूसरे के साथ हो गई। बाय दिस वे दिस चैप्टर हैज बीन एंडेड। थैंक यू गाइस।